जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का एग्ज़ाम 29 सितंबर को देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो क्लास 9th के लिए बताने जा रहा हूँ, साथ ही साथ ये जो वीडियो है बच्चों, ये नवोदय की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं क्लास 9th का उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और श्रेष्ठा वाले बच्चे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ NMMS की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय एवं एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल हैं। तो आप पूरे सवालों को ज़रूर देखिएगा, जो सवाल ना आए उसे आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। बच्चों ये देखिए आए हुए प्रश्न हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे भी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कहूँगा कि देखिए बेशक आपको इसका उत्तर दिख रहा होगा, लेकिन चीज़ों को यहाँ समझते चलिए। ये आए हुए प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में कंफर्म है कोई ना कोई सवाल ज़रूर आने वाला है। पहला देखिए, यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों आपको दिखेंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली सीटों चादरों में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। कई बार देखिए बच्चों हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तन्यता से क्या होता है आपको पता है, तार खींचे जाते हैं। भंगुरता ये नॉन मेटल अधातु का गुण है। चालकता मेटल्स का गुण है, धातुओं गुण है। ये आघात वर्धनीयता इसका आंसर है, यानी कि मैलेबिलिटी। क्योंकि इससे अगर आपने समझा तो चार चीज़ें आपके बच्चों तैयार हो गई, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और कंडक्टिविटी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जब नहीं आया आप विशेष सतर्क हो जाएंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल बच्चों आपको पता होगा, जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो ज़मीन के नीचे से खोद कर निकाले जाते हैं। तो इसमें से देखिए कोक है, पेट्रोल भी निकाला जाता है क्रूड ऑयल के फॉर्म में, डीजल भी निकाला जाता है, लकड़ी ऊपर उगती है, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। देखिए चीज़ों को जब समझते हैं ना, अगर मैं केवल आंसर बता देता तो फिर आपको इसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं बस भेज देता, आप लोग समझ लेते हैं। इसके बाद है रेयन को डैश से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कोयला, जल व तेल, काष्ठ लुगदी, एक्रिलिक या जानवरों से। तो इसका सही आंसर है बच्चों वुड पल्प। जो लकड़ी को छिल कर वो जो मुलायम लकड़ी होती है उसके लुगदी से ही रेयन बनाया जाता है, ठीक है। रेयन होता है क्या बच्चों? कपड़े हैं। इस समय रेयन के कपड़े बहुत आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है जब किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा रहने दिया जाए तब उसकी सतह पर हल्की हरी परत जम जाती है। इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें होता है क्या होता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लेंगे। इसमें होता है बच्चों कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसमें होता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड COOH ट्वाइस। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन 70 आपके सामने। भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले अधातु हैं। द मोस्ट अवेडेंट नॉन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा, आप सोचते होंगे कार्बन है नॉन मेटल में, लेकिन यहाँ बच्चों जो ऑक्सीजन है वो आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आ जाए सवाल कि ऑक्सीजन के बाद किसकी सबसे ज़्यादा प्रचुरता है, तो ऑक्सीजन के बाद बच्चों सबसे ज़्यादा प्रचुरता जो है वो सिलिकॉन की है। सिलिकॉन किस में पाया जाता है? बालू वगैरह में पाया जाता है, आपको पता होगा। साथ ही साथ ये तो अधातु का पूछ लिया, अगर धातु का पूछ ले तब क्या आंसर होगा, ठीक है। तब इसका आंसर होगा बच्चों, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा रख से, ये आ सकता है अल्मोनियम, ठीक है। अल्मोनियम एकदम मेटल के रूप में तो नहीं, लेकिन मिश्रित फॉर्म में, ओर के फॉर्म में, अलग अलग केमिकल्स के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगता है इसी तरह का बना दूं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है डेड प्लांट स्लोली गेट कन्वर्टेड टू कोल अंडर। मृत पौधे धीरे धीरे डैश पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स के भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रश्न कराऊंगा एक सिंगल लाइनर तो आप लोग सोचेंगे इसको क्यों करा रहे हैं सर। तो ये है बच्चों हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च दाब और उच्च ताप। मिट्टी के अंदर चले गए, प्रेशर पड़ा, दाब पड़ा, ताप बढ़ा, वो खुद ही बदल गया इसमें कोयले में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 72। डैश के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई तो लुईस पैस्चर ने की थी। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पैस्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73। कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? विच वन इज द नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? ये है बच्चों ग्रेफाइट। कई बार मैंने बताया हुआ है
ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे पेंसिल की, जो पेंसिल लिखते हैं, पेंसिल की लीड्स पर होता है। ठीक है। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? तो प्रोटोजोआ एमीबा, एस्परजिलस, स्पायरोगायरा और पेनिसिलियम में से अमीबा इसका आंसर है बच्चों। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। देखिए परती ज़मीन है, जो खाली फील्ड फैरो है, वो तो बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा, उसमें कुछ उगा रहेगा, कुछ डालेंगे तब तो होगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन सही हैं। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप? कपास, मक्का, धान, कॉटन, मेज, पैडी, ये तीनों ही बच्चों क्या हैं? खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए धान क्या होता है? धान आपका राइस होता है, चावल होता है, और इसमें आर है बच्चों, इसी से याद रखिएगा। ठीक है। और रबी में याद रखिएगा, आर बेशक पहले आता है तो रबी में आर ये नहीं काउंट होगा, ये वीट के लिए होता है, गेहूं के लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे कोड है, कोड का वीडियो मैं सोच रहा हूँ बना दूँ। इसके बाद है निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। तो ये है बच्चों क्षय रोग, टीबी और टाइफाइड। ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये मैंने टॉपिक अलग से पढ़ाया हुआ है, तो उससे आप देख सकते हैं। इसके बाद है डॉली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और वह पहली स्थानीय प्राणी थी जिसे प्रतिरूपण यानी कि क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था, प्रोड्यूस थ्रू क्लोनिंग। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किनमें ब्राह निषेचन अति सामान्य घटना है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी कॉमन इन। तो ये बच्चों है टोड्स, फ्रॉक्स और स्टारफिश में, यानी कि टोड, मेढक और तारामीन में। ठीक है। इसके बाद है घर्षण को डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है? फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय। फ्रिक्शन मतलब क्या होगा बच्चों? ज़मीन पर उसकी रगड़ बनाए रखना। तेल लगा देंगे तो भाई फ्रिक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा, और अगर उस पर कैरम बोर्ड पर अगर हम पाउडर डालते हैं तो गोटी आसानी से फिसलने लगती है। अगर सतह को हम चिकना बना देंगे, समतल बना देंगे, स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। टायरों को अगर खुरदरा बनाते हैं, आपने टायर का ध्यान दिया होगा, जो टायर होते हैं उस पर ऐसे 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 देखिए निशान बने रहते हैं। वो इसलिए बने रहते हैं ताकि उनमें चिकनाई को कम किया जा सके। ठीक है। तभी तो घर्षण ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप ब्रेक मारेंगे तभी तो टायर रुकेंगे। ठीक है। तो इसके पीछे ये कारण है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है। एड्रेनलिन वृद्धि हार्मोन, ये बच्चों गलत है। इंसुलिन स्त्री हार्मोन, ये गलत है, ये तो डायबिटीज़ में काम आता है। ठीक है। ये मतलब शुगर को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन तनाव मुक्ति हार्मोन, ये भी गलत है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन, ये बच्चों सही है। ठीक है। इसके बाद है कौन सा एक संपर्क बल है? संपर्क मतलब ये चीज़, इससे सटके ही कुछ काम होगा, बल लगेगा। ठीक है। तो आपका स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमें देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है बिना कांटेक्ट के होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए संपर्क जरूरी है, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी 3 ऑप्शंस भी, ए बी सी भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आता है इनमें से कौन सा संपर्क बल नहीं है या है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आपको चारों ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये देखिए इकाई का पूछ लिया, कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है? विच वन इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर बच्चों होता क्या है? प्रेशर होता है हमारा, दाब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर का होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं पास्कल भी उसकी एक यूनिट है, और इसका CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। लेकिन न्यूटन पर मीटर नहीं है। नीचे बच्चों क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आना चाहिए था। ठीक है। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों को समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी? इफ़ वी completely burn the same amount of the following fuels, the maximum amount of heat will be obtained on burning। ये देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये उत्तर यहाँ गलत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर गलत है। ठीक है। तो आप इस निशान पे मत जाइएगा। इसमें बच्चों क्या है कि फॉर्मूला जो है हमारा होता है हीट, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी।
हीट बराबर होता है कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मास, मतलब कि वजन। ठीक है, वजन हमें लेना नहीं है क्योंकि साफ साफ कह दिया है कि हमें जो मात्रा है समान मात्रा लेनी है। अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू देना है, आपकी किताबों में दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 55 पर किलो जूल, 55, और एलपीजी की होती है बच्चों 50, और डीजल इन लोग की 45-40 के आसपास है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू वही सही उत्तर होगा। तो यहाँ सही उत्तर क्या है आपका? सीएनजी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये समझ में आ गया होगा कि देखिए कुछ प्रश्न इसमें भी गलत हल किए हुए हैं, तो मैं इसको सही कर रहा हूँ साथ में। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य डैश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है बच्चों वन्यजीव नेशनल पार्क, अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बच्चों है फौना फ्लोरा एंड लैंडस्केप, यानी कि प्राणी जात, वनस्पति जात और परिदृश्य को। इसका आंसर ए होगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, कोशिका में किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? तो ये आपको सूत्र कणिका को कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स? बच्चों आपको पता है इस समय जो है गाड़ियां, जो कार आ रही हैं सब, या ऑटो वगैरह चल रहे हैं, इस समय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाले आए हैं, सीएनजी वाले आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर सवाल आ जाता है कि इनमें से सबसे कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाएगा, ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर यही है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन हो बच्चों, तो आप हाइड्रोजन को टिक करेंगे ऑप्शन में। इस पे देखिए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि कैसे हम हाइड्रोजन को गाड़ियों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? तो ये है बच्चों कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं बच्चों। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो भूकंप को, यानी कि अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है रिचर स्केल पे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड? तो बच्चों सबसे घातक कार्बन मोनोऑक्साइड है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि लोग ठंडी के मौसम में कमरे में अपने जिसमें सोते हैं रजाई ओढ़ के अंगीठी या कोयला जलाकर सो जाते हैं। होता क्या है, वहाँ इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो CO प्रोड्यूस होता है। आप सोचिए वो लोग उठ भी नहीं पाते हैं, अगर उनका दम घुटता है उनको पता ही नहीं चल पाता है, वो लेटे लेटे ही मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह CO ऐसा कब्जा कर लेता है कि उसको रिप्लेस होने ही नहीं देता है। ठीक है, तो इसके पीछे ये कारण बच्चों। हमारे सौर मंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? विच टू प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो ये हैं बच्चों वीनस एंड यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ग्रह उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यह है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? ठीक है, तो काफ़ी बार आया हुआ, इसका एग्जाम्पल कई बार आता है। तो ताजमहल आप हमेशा याद रखिएगा। ताजमहल के पे इसीलिए क्या हुआ, वहाँ की फैक्ट्रियाँ अगल बगल की बंद कर दी गई जो इसको प्रोड्यूस करती थी, और साथ ही साथ इसका सफ़ेद रंग कैसा पीला पड़ रहा था बच्चों। ठीक है, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर मंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम क्या है? इंटरनल, ये इनर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम की बात हो रही है बच्चों, एक्सटर्नल भी होते हैं। ठीक है, तो ये है मरकरी, वीनस, अर्थ। सबको पता होगा मरकरी, वीनस, सन है क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। ठीक है, नेपच्यून।
इस क्रम को आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन आपका 94 बच्चों। 94 कह रहा है के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय। तो देखिए ये बनता है परावर्तन के कारण ही, यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये है बच्चों लाउडनेस, यानी कि प्रबलता या उच्च स्वरता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो। तो इसमें बच्चों सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लो करेगा, कॉपर वायर से करेगा, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से करेगा। मतलब देखिए सोडियम क्लोराइड अगर पिघले हुए फॉर्म में है तब वो उसमें करेगा, लेकिन यही ठोस में है, सॉलिड में है, तब वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको आयंस ही नहीं मिलेंगे बच्चों करंट को फ्लो होने के लिए। इसके पीछे ये कारण है। ठीक है, तो 96 का आपका सी आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है 97 एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, उसमें रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों हैं। कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि इनमें से कोई एक करेगा। हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 98 एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अ स्टार इज 20 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द लाइट फ्रॉम द स्टार टू रीच द अर्थ। जितना वर्ष लाइट ईयर दिया रहेगा उतना ही बच्चों समय लगेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लाइट ईयर आपको पता है लाइट ईयर क्या होती है, कई बार मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लाइट ईयर होता क्या है। यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण 120 है तो आपतन कोण क्या होगा। इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज़ 120, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए कोई भी किरण आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किससे लेते हैं, ये नॉर्मल होता है और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे होता है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही पूछ रहा है। कई बार सवाल आता है कि दर्पण से जो कोण, ये आपतन कोण जो बन रहा है वो इतना बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, ऐसे सवाल आते हैं, ये अलग आते हैं। यहाँ साफ साफ कह रहा है ये 120 है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण क्या होगा। ठीक है, शीशे से नहीं पूछ रहा है, शीशे से पूछता तब बच्चों ये उत्तर आपका 30 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बराबर होते हैं, तो 2 से हमें भाग दे देना है। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। तो चीज़ों को समझ के ही हल कीजिएगा बच्चों। ठीक है, किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर और अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेखन। तो बच्चों आज का कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।